2019 की स्थिति मुझे लगता नहीं 2024 में होगी। और मुझे लगता है 7 से 8 सीटें तो कांग्रेस को मिल सकती है 2024 में। 84 के बाद बहुत ज़्यादा जीती नहीं है कांग्रेस, लेकिन 2009 में 12 सीटें वो जीती थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस अच्छा कर ले और कांग्रेस एकजुट हो जाए तो कम से कम डबल डिजिट में वो आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है और कांग्रेस जीत सकती है, पर उसके लिए कांग्रेस को एकजुट होना होगा। क्योंकि समस्या कांग्रेस की आज ये है कि कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद भी आज भी मध्य प्रदेश में एक डिवाइड हाउस है। मुख्य विपक्षी दल यहाँ कांग्रेस है। यदि कोई माहौल तैयार कर लेता दिसंबर में, तो दिसंबर से जो मई का पीरियड होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए मध्य प्रदेश में चूंकि एक विधानसभा चुनाव है, तो इसका अनुमान लगाना कि 24 में किस तरह की स्थिति होगी, मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। લોકસભા ચૂંટણી 2024નું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। રણનીતિઓ ઘડાવવાનું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। દરેક પક્ષે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે। ત્યારે આ રિપોર્ટમાં અમે લોકસભા ચૂંટણીને લઈને, રાજકીય સ્થિતિને લઈને રાજ્ય મુજબ એક્સપર્ટના ઓપિનિયન દેખાડીશું। વરિષ્ઠ પત્રકાર આ રિપોર્ટમાં જણાવશે કે 2024ની ચૂંટણીમાં કોનું પલડું ભારે હશે અને કોણ જીતી શકે છે કેટલી બેઠક। સાથે જ આ વિડીયોમાં અમે આપને ગત ચૂંટણીના આંકડા અને વિશ્લેષણ પણ દેખાડીશું। આ રિપોર્ટમાં આજે લોકસભા ચૂંટણીને લઈને મધ્યપ્રદેશના એક્સપર્ટનો ઓપિનિયન કહીશું। શું કહે છે રાજનીતિમાં ઊંડી સમજ ધરાવતા વરિષ્ઠ પત્રકારો, સાંભળો। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मैक्सिमम जो हो सकती थी 28 सीटें जीती थी, एक सीट वो रह गई थी 29 में से। तो अब जो है 28 सीटें, तो हम ये मान ही सकते हैं कि उसकी स्थिति अभी एज इट इज है जो 19 की जो स्थिति थी। लेकिन चूंकि अब विधानसभा के चुनाव इसके पहले होना है और यदि मुख्य विपक्षी दल यहाँ कांग्रेस है, यदि कोई माहौल तैयार कर लेता दिसंबर में, तो दिसंबर से जो मई का पीरियड होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए मध्य प्रदेश में चूंकि एक विधानसभा चुनाव है, तो इसका अनुमान लगाना कि 24 में किस तरह की स्थिति होगी, मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बदलाव तो आएगा। देखिए, लोकसभा के चुनाव में बहुत समय से बीजेपी जीतती रही है। सिर्फ 2009 के चुनाव में 12 सीटें जीती थी लोकसभा की। उसके बाद से इनका बहुमत रहा है, लेकिन एक सीट सिर्फ कांग्रेस के हिस्से में पिछली बार आई थी। और मुझे लगता है तब बहुत सारे फैक्टर थे, उनमें एक बड़ा फैक्टर पुलवामा था, जिसको लेकर के पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बना था। अब केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम लगातार हमलों के निशाने पर है और वो एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। तो आज जो हो रहा है और ये क्रम बना रहा, तो उसमें फर्क तो पड़ना निश्चित है। जो पिछले चुनाव हुए थे 2019 के, उस समय के मुद्दे अलग थे। उस समय मोदी जी का लोकसभा का चुनाव 2014 के बाद का पहला चुनाव था। पूरी ताकत उन्होंने लगाई थी। अलग अलग मुद्दे उस समय के थे, डिफेंस संबंधित भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसलिए 28 सीटें उस समय, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुना से हार गए थे, जो कि बहुत पॉपुलर लीडर थे। तो 2019 की स्थिति मुझे लगता नहीं 2024 में होगी। और मुझे लगता है 7 से 8 सीटें तो कांग्रेस को मिल सकती है 2024 में। लेकिन ये कहना बहुत प्री मैच्योर होगा, मतलब बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन से कितने, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यदि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है और यदि दूसरी कांग्रेस जीतती है, तो कांग्रेस के पास में शासन रहने के बाद में उसकी क्या पॉलिसीज रहती है, उसके आधार पर भी लोकसभा में चुनाव में। लेकिन ये बात सही है कि मोदी जी एक नेशनल लीडर है, तो लोकसभा के चुनाव का वोटिंग अलग तरीके से होता है और विधानसभाओं का चुनाव का वोटिंग अलग होता है। ये हमने अभी कर्नाटक में देख लिया है। मध्य प्रदेश के चुनाव आने के बाद में पता लगेगा कि 2024 में मध्य प्रदेश किस तरीके से वोटर बिहेव करेगा। લોકસભા ચૂંટણીને લઈને હાલમાં સર્વેની વાત કરવામાં આવે તો એબીપી ન્યૂઝ સી વોટરના સર્વેમાં જ્યારે લોકોને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારા મનપસંદ પીએમ કોણ છે, તો 57% લોકોએ નરેન્દ્ર મોદીનું નામ લીધું, જ્યારે 18% લોકોએ રાહુલ ગાંધી, 8% લોકોએ યોગી આદિત્યનાથ અને 3% લોકોએ અરવિંદ કેજરીવાલને પોતાની પસંદ ગણાવ્યા। जो भी 28 सीटें मिली थी पिछली बार लोकसभा में, वो मोदी जी के कारण ही मिली थी। और यहाँ अभी भी आप देखिए कि जो मोदी जी का चेहरा है मध्य प्रदेश में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक जिस तरह का हम देखते हैं कि रिलीजन पॉलिटिक्स भी जब होती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, नरेंद्र मोदी जी की बात आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो स्थानीय नेताओं को जिता सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मोदी जी के मुकाबले क्या लोकल कैंडिडेट ऐसा है जो जीत सकता हो।
तो यहाँ अभी उसका अभाव दिखता है। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद जो एक उम्मीद रहती थी कि हो सकता है 1-2 सीटें और बढ़ जाएं, तो वो भी अब कांग्रेस की संभावनाएं थोड़ी सी कम हुई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ ये है कि मोदी जी के साथ साथ एक जो है रिलीजन एंगल भी है, जो कांग्रेस के कई बार खिलाफ चला जाता है। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय में, पिछले अगर उसमें देखें तो 84 के बाद बहुत ज्यादा जीती नहीं है कांग्रेस, लेकिन 2009 में 12 सीटें वो जीती थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस अच्छा कर ले और कांग्रेस एकजुट हो जाए तो कम से कम डबल डिजिट में वो आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है और कांग्रेस जीत सकती है, पर उसके लिए कांग्रेस को एकजुट होना होगा, क्योंकि समस्या कांग्रेस की आज ये है कि कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद भी आज भी मध्य प्रदेश में एक डिवाइड हाउस है। ये अपोजिशन यूनिटी इसके पहले भी हो जाती, लेकिन ममता बनर्जी हैं, शरद पवार है, नीतीश कुमार है, या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के जो नेता है अखिलेश वो है, या पटनायक हैं, ये सारे लोग जब तक बहुत दिल से एक साथ नहीं आते तब तक मुझे नहीं लगता मोदी कंटिन्यूज टू बी ए टावरिंग लीडर। लेकिन जब तक ये लोग, क्योंकि ये विपक्षी एकता की बातें बहुत बार हो चुकी है, बहुत बार साथ में आए, कभी कांग्रेस आपका विरोध करती है, कभी आप वेस्ट बंगाल में उनका विरोध करती है, तो ऐसे अलग अलग जो अलग पार्टियां हैं, रीजनल पार्टी जिनके हालात, जब जैसे एनसीपी है, एनसीपी नेशनल पार्टी नहीं रह गई, आप नेशनल पार्टी आ गई, आपने अच्छे चुनाव पंजाब में जीत लिया है, तो अपोजिशन यूनिटी के लिए इन लोगों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसी के बाद ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल दिखता है। अभी नीतीश कुमार किस करवट बैठेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की भी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो हर बार वो बदलते रहते हैं अपना स्टांस, तो इसलिए वो कितने डिपेंडेबल नेशनल लीडर है ये देखना पड़ेगा। આ પહેલા મે મહિનામાં દેશભરમાં કરાયેલા NDTV CSDSના સર્વેમાં જ્યારે લોકોને સવાલ પૂછાયો કે 2024માં શું એકવાર ફરી મોદી સરકાર બનશે, તો 42% લોકોએ હામાં જવાબ આપ્યો, જ્યારે 38% લોકોએ નામાં જવાબ આપ્યો હતો, તો 18% લોકોએ કહ્યું હતું કે તે આ વિશે કંઈ કહી શકે તેમ નથી। સાથે જ NDTV CSDSના સર્વેમાં લોકોને એ સવાલ કરાયો કે આજે ચૂંટણી થઈ તો કોને વોટ આપશો, તો 39% લોકોએ ભાજપનું નામ લીધું, જ્યારે 29% લોકોએ કોંગ્રેસ અને 28% લોકોએ અન્યનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો। मौजूदा स्थिति तो ऐसी है कि मध्य प्रदेश में उसको भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, जब तक कि वो जो 23 का विधानसभा का चुनाव है उसके बाद कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती और लोगों के अंदर एक भरोसा पैदा नहीं कर सकती, तब तक कोई चैलेंज नहीं। और सर मुद्दे क्या अभी रहेंगे? देखिए मुद्दा तो एक ही है, महंगाई का मुद्दा, लेकिन समस्या यही हो रही कि महंगाई के मुद्दे को जिस तरह से पोजीशन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, वो उस तरह से पोजीशन कर नहीं रही। वो बात कर रही है कि हम रियायती सिलेंडर दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास एक अल्टरनेट प्लान होना चाहिए कि आप यदि पेट्रोल प्राइस कम कर रहे हैं या जो दूसरी चीजें हैं उसको किस तरह से करेंगे, क्योंकि जब लोकसभा की बात होती है तो कांग्रेस ले दे के महंगाई पर आ जाती है और जब राज्य की बात करती है तो फिर वो रियायतों पर आ जाती है। सारे दल जो कोशिश नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी अब उसमें शामिल हुए, ममता जी ने भी जो संकेत दिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष को एक होना उसकी मजबूरी हो गया और ये नेताओं को समझ में आ गया है। और अगर ये सब मिलके लड़ते हैं और आपस में बंटवारा सही ढंग से कर लेते हैं तो कल जो सर्वे आए हैं उनमें इनका 39% है और बाकी दल 61% पे है, तो अगर वो 61% एक हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि बड़ा फर्क पड़ेगा। आज की स्थिति जो है, सबसे बड़ा मुद्दा आंतरिक सुरक्षा है। लंबे समय से बवाल कट रहा है, लगातार बातें उठ रही हैं पुलवामा को लेके। सतपाल मलिक जी ने जो बात कही है और वो कहते रहेंगे, अगले साल भर वो बोलेंगे, उस पर कोई जवाब नहीं आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जल रहा है, 18 दिन हो गए, वहां कुछ नहीं है। केरल स्टोरी को लेके जिस तरह की चीजें की गई हैं, साउथ में उसको लेके बड़ा रिएक्शन है। महाराष्ट्र इनका वैसे ही कमजोर है क्योंकि इन्होंने जिस तरह सरकार बनाई है। तो मुझे लगता है कि मुद्दों पर सबसे बड़ा मुद्दा खुद नरेंद्र मोदी होने वाले हैं। एक जमाना था, आपने देखा होगा कि एंटी कांग्रेसिज्म का एक वेव थी देश में 60, 70, 80 के दशक में, कि सारे विरोधी दल, समाजवादी हो या उस समय जनसंघ था, जनता पार्टी भी, आपको याद होगा 1984-85 में 2 ही सीट्स आई थी जनता पार्टी की, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो नई बनी थी।
तो उस समय कांग्रेस के खिलाफ एक पूरा जोरदार मुहिम पूरे देश में चल रही थी। मुझे लगता है कि अब विरोधी दल इकट्ठे यदि आते हैं, एक झंडे के तले आते हैं, तो उनका एक ही ये होगा कि एंटी बीजेपी उनको यदि एक कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म पर यदि वो आते हैं कि बीजेपी नहीं चाहिए, तो उसके कारण वो जितने लोगों, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में भी आपने देखा होगा 37, 38, 39% वोट मिलते हैं जो केंद्र में शासन करती है। तो बचे हुए जो वोट्स हैं जो इधर उधर बढ़ जाते हैं, वो बटे हुए वोट्स यदि विपक्षी पार्टी एकत्रित करके लेके आती है, तो अब देखिए महाराष्ट्र में हालात कैसे है कि शिवसेना जो एक छत्र राज करती थी, शिवसेना की हालत खराब हो गई है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में राज करता था, उसकी हालत खराब हो गई है। तो इस तरीके से जो अलग अलग रीजनल पार्टीज हैं उनमें कितनी ताकत है और वो किस तरीके से बीजेपी के सामने इकट्ठे होके खड़े रहते हैं, वो तो मुद्दा मुझे लगता है कि एंटी बीजेपी का जो स्टांस है वही एक मुद्दा हो सकता है अभी, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी ये तो सब मुद्दे उस समय आएंगे ही निश्चित रूप से 2024 में। લોકસભા ચૂંટણી 2014ની વાત કરવામાં આવે તો મધ્યપ્રદેશની 29 લોકસભા સીટમાંથી 27 ભાજપે જીતી હતી। કોંગ્રેસના ખાતામાં માત્ર 2 બેઠક ગઈ હતી, જ્યારે 2019માં મધ્યપ્રદેશમાં ભાજપને 29માંથી 28 બેઠક મળી હતી। એટલે કે 2014 કરતાં ભાજપનું પ્રદર્શન સારું રહ્યું અને કોંગ્રેસને ત્યારે 1 જ બેઠક મળી હતી। વાત કરીએ વોટ શેરની તો 2014માં ભાજપને મધ્યપ્રદેશમાં 54% મળ્યા હતા, જ્યારે કોંગ્રેસને ત્યારે 35% વોટ શેર મળ્યા હતા। 2019માં ભાજપનો વોટ શેર 4% વધીને 58% થયો અને કોંગ્રેસનો વોટ શેર ઘટીને 34% થયો હતો। મધ્યપ્રદેશમાં યોજાયેલી 2018ની વિધાનસભા ચૂંટણીની જો વાત કરીએ તો ભાજપે 230માંથી 109 બેઠક જીતી હતી, જ્યારે કોંગ્રેસે 114 સીટ જીતવામાં સફળતા મેળવી હતી। આ ચૂંટણીમાં ભાજપને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। વોટ શેરની વાત કરીએ તો ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેને આ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 41% વોટ મળ્યા હતા। 2018ની ચૂંટણી બાદ એમપીમાં જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાના કારણે કોંગ્રેસ તૂટી ગઈ। અંદાજે 15 મહિનામાં કમલનાથ સરકાર ધ્વસ્ત થઈ અને ભાજપે શિવરાજસિંહ ચૌહાણના નેતૃત્વમાં સરકાર બનાવી લીધી। ત્યારથી શિવરાજસિંહ મધ્યપ્રદેશની ગાદી પર બિરાજમાન છે। તેના બાદ હવે સીધા 2023ની વિધાનસભા ચૂંટણી પર સૌની નજર છે, જેના આધારે આગળનો માહોલ જોવા મળશે। જો કે વિધાનસભાની ચૂંટણી અને લોકસભાની ચૂંટણી બંનેમાં અંતર હોય છે અને બંનેમાં જનતા અલગ પ્રકારે વિચારીને મતદાન કરે છે। ત્યારે હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ વખતે કોની સાથે જનતા જશે અને કોની સરકાર બનશે। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात तक।